वेलकम बैक टू शॉर्टकट। और ये हमारा लगभग 6th वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। इससे पहले हम 5 वीडियोस कर चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर। चैप्टर है हमारा प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये 6th वीडियो है, इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज मेजर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो उसके लिए क्या क्या किया गया है सरकार की तरफ, वो हम चीज़ें देखते हैं। Following 4 types of measures have been undertaken for consumer protection. सबसे पहला इसमें टॉपिक दिया गया है a 3-tier, that is tribunal courts. Under National Consumer Protection Act 1986, Central Consumer Protection Council has been set up. Similarly, the State Consumer Forum has been set up at the state level. Under this commission, laws for consumer protection are framed. National Consumer Disputes Commission has created the structure of 3-tier courts and framed norms for action of consumer forums or commissions. अब एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें बहुत सारे कोर्ट्स जो हैं, यानी कि इसको 3 टियर इसलिए कहा गया है क्योंकि 3 टियर इसमें बनाया गया है। यानी कि ऐसा सेटअप किया गया है जिसमें 3 स्टेप्स हैं, अलग अलग कोर्ट्स जो बनाए गए हैं वो 3 स्टेप्स पे बनाए गए, जहां पर कंज्यूमर जो है उसके प्रोटेक्शन के लिए लॉज को फ्रेम किया गया है। अब ये जो 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये 3 तरह के कोर्ट्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप भी एज अ कंज्यूमर, यू कैन ऑल्सो गो टू दिस कोर्ट्स एंड फाइल द चार्जेस अगेंस्ट द डिफरेंट सेलर्स दोज हु आर हरासिंग यू। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर फॉर्म जो देख रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रिक्ट फॉरम। जनरली अब डिस्ट्रिक्ट फॉरम में क्या क्या होता है, कान लगा के सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ चैप्टर दैट यू हैव टू लर्न, इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ चैप्टर दैट यू हैव टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। तो ये जैसा आपको समझ में आएगा, एज यू कैन वी वेरी इजीली यू विल बी एबल टू डू इट। तो चलिए ध्यान रखिएगा एकदम मेरी बात की तरफ। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में किया क्या जाता है, देखिए, देर इज 1 कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने कोर्ट होते हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स? एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा आपको। और इट स्टडीज द कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर एंड गिव्स कंपनसेशन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट लॉस। ये कंपनसेशन देने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब अप्रोक्सीमेटली देर आर 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स आर वर्किंग इन आर कंट्री। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है नंबर, कि अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट फॉरम्स हैं अब तक? देर आर 571 कंज्यूमर फोरम। तो 571 फॉरम्स अभी भारत के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अवेलेबल हैं। इन कोर्ट्स के अंदर कौन जाकर कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? यानी कि 20 लाख तक के मामले जो हैं, अगर आपका कंपनसेशन की अमाउंट 20 लाख तक है, 20 लाख है उससे कम है, तो आप जाकर डिस्ट्रिक्ट फॉरम में केस फाइल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक डिसाइडेड फ़ी देना पड़ता है। फ़ी का मतलब यहाँ पर लाखों रुपए, हज़ारों रुपए फीस नहीं होती। इट इज़ जस्ट अ नॉमिनल फ़ी ऑफ सम 100-200 रुपीज़ समथिंग, और मे बी लेस देन दैट ऑल्सो। इफ द पिटिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉरम, अगर यहाँ पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट फॉरम से, यानी कि यहाँ पर जो भी डिसीजन दिया गया है उससे आप खुश नहीं हैं, देन यू मे फाइल अ कंप्लेंट इन द स्टेट कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट फॉरम के बाद स्टेट फॉरम आता है। आप वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। सपोज आज 1 तारीख है और आज आपको एक डिस्ट्रिक्ट फॉरम से एक डिसीजन मिला है एंड यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, देन यू कैन गो टू द स्टेट फॉरम एंड देयर यू कैन फाइल द केस। बट बिफोर दैट ही हैज़ टू पे आइदर 50% अमाउंट ऑफ कंपनसेशन क्लेम्स और ₹20,000 विच एवर इज लेस। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम का डिसीजन है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको अमाउंट मिला है, पैसा मिला है, या तो वो अमाउंट का 50%, जैसे कि सपोज आपको 1 लाख रुपए मिला है डिस्ट्रिक्ट फॉरम के कंपनसेशन के हिसाब से। अब 1 लाख का 50% अमाउंट, यानी कि 1 लाख का 50% हुआ 50,000, या फिर 25,000। तो इसमें से लेस कौन सा है? 25,000 है। तो जो भी लेसर अमाउंट है वो अमाउंट आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं एज अ फी, जो कि आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉरम। अब दूसरा जो है वो है स्टेट कमीशन, जिसको हम स्टेट फॉरम भी कहते हैं। अब लगभग भारत के अंदर 35 स्टेट फॉरम्स काम करते हैं अभी, और ये वो कोर्ट्स हैं जहाँ पर 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक के मामलों को आप से रिलेटेड आप मामले दाखिल कर सकते हैं। कि 20 लाख से ज़्यादा आपका केस है, कोई 1 करोड़ तक का, तो आप यहाँ दाखिल कर सकते हैं अपना जो मामला है, अपना जो केस है।
और यहाँ पर भी आपको डिसाइडेड फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, जैसे कि हम पिछले फॉर्म में देखा था हमने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो हम स्टेट फॉर्म में जा सकते हैं। वैसे ही स्टेट फॉर्म में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, देन यू कैन फाइल अ कंप्लेन इन द नेशनल कमीशन विद इन नेक्स्ट 30 डेज, अगले 30 दिन के अंदर आपको ये करना होगा। वहाँ भी आपको सेम प्रोसीजर है, 50% ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट या फिर ₹35,000 विच एवर इज लेस, जो भी कम है। सपोज आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में गए, वहाँ पे आपको मुआवजा 1 लाख मिला और आप उससे खुश नहीं हैं, फिर आप जाएंगे स्टेट फॉर्म में, यहाँ पर आपको मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख किया गया, लेकिन आप इससे भी खुश नहीं हैं, तो 5 लाख का 50% होता है 2.5 लाख या फिर 35,000 रुपये। तो आप 35,000 रुपये जो कि कम हैं वो आप जमा करवाइए और आगे नेशनल कमीशन के अंदर आप जा सकते हैं, जिसको हम नेशनल फॉर्म भी कहते हैं। कंपनसेशन क्लेम अबव ₹1 करोड़, अब 1 करोड़ से ज़्यादा, अब देखिए फिगर बढ़ता जा रहा है, पहले 20 लाख तक था, 20 लाख से 1 करोड़ हुआ, अब तीसरे कोड के अंदर अब जब आए तो 1 करोड़ से ज़्यादा का जो क्लेम है वो यहाँ पर आप ले सकते हैं पे करके डिसाइडेड फ़ी। यहाँ पर 5 मेंबर्स होते हैं, बेंच होता है 5 मेंबर का, यानी कि नेशनल कमीशन के अंदर 5 जजेस एक साथ बैठते हैं। स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन शुड गिव द डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल और विद इन 90 डेज ऑफ फाइलिंग केस। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन जो है ये 90 दिन के अंदर अंदर पूरा डिसीजन अपना, जब भी केस फाइल किया जाता है उसके 90 दिन के अंदर आपको पूरा डिसीजन मिल जाएगा। यानी कि ये नहीं है कि हमारे केसेस जो है 2-2 साल तक, 3-3 साल तक लटकते रहेंगे, 90 दिन के अंदर ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। इफ द पिटिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ नेशनल कमीशन ही मे फाइल केस इन द सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप यहाँ पर भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, कहाँ पर बात कर रहे हैं हम, नेशनल कमीशन की बात कर रहे हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं अगले 30 दिन के अंदर। लेकिन यहाँ पर भी अपील करने से पहले आपको 50% या फिर 50,000 रुपीज़ पे करने होंगे, जो भी अमाउंट लेस है वो। If the person does not comply the orders given by any of the court, he could be given punishment or penalty or both of them। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है या फिर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, या फिर दोनों, पेनल्टी भी और पनिशमेंट भी। पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, अब जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी कि बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं वो, या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं या हैंडीकैप लोग हैं, उन लोगों को फ़ी से छूट दी गई, यानी कि उन लोगों को फीस नहीं भरना है। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री सर्विस अंडर डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस। डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस के अंतर्गत उनको गाइडेंस वगैरह भी फ्री में दिया जाता है, फ्री में एडवोकेट भी दिया जाता है ताकि वो आगे अपनी लड़ाई जारी रख सकें। तो ये था हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर, जो कि 3 कोर्स बनाए गए हैं, जो कि लोगों को, आम पब्लिक को न्याय दिलाने की तरफ काम करते हैं। दूसरा यहाँ पर है कंज्यूमर सोसाइटी। कंज्यूमर सोसाइटी दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी जिसको कहा जाता है। एज पर दिस एक्ट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर सोसाइटीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एट तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल। अब ये जो हमने बात ऊपर देखा वो थे कोर्ट्स, यानी कि वो तो सरकार के बनाए हुए कोर्ट थे। इसके अलावा लोकल लेवल पर कुछ कंज्यूमर सोसाइटीज़ भी गठित की गई हैं लोकल लेवल पर, और ये बनाई जाती हैं जैसे कि तालुका के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर, या फिर नेशनल लेवल के ऊपर भी ऐसा होता है। तो कंज्यूमर सोसाइटीज़ और काउंसिल्स आर नॉन पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल नहीं होते हैं, ना ही ये कमर्शियल होते हैं। दे आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप बाय द कंज्यूमर्स। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यानी कि अपनी इच्छा से बनाई गई होती है, यानी कि इसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है, किसी के नीचे नहीं होते हैं, ये स्वेच्छा से बनाए जाते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका मेन काम है अवेयरनेस लाना कंज्यूमर राइट्स के बारे में, यानी कि जो ग्राहक हैं उनकी जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनके बारे में उनको जागरूक करना। एंड एनकरेज देम टू हेल्प गवर्नमेंट टू फ्रेम पॉलिसीज और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं ताकि पॉलिसीज ऐसी ऐसी बनाई जा सकें जिससे ग्राहकों की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ सके। इट कीप्स ऑन रिव्यूइंग प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर राइट्स एंड एक्ट्स। ये समय समय पर कंज्यूमर राइट्स के ऊपर भी ध्यान देते रहते हैं, उनके अंदर अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत है तो ये सरकार से डिमांड करते रहते हैं। इट ऑल्सो गिव्स सजेशंस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग नीड टू चेंज लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। अब लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को बदलने के लिए भी ये सरकार को समय समय पर मतलब अपने व्यूज़, अपनी सलाह देते रहते हैं।
These consumer societies provide consumer education through consumer awareness programs. ये जो consumer societies हैं ये अलग अलग प्रोग्राम्स चलाकर कंज्यूमर्स को अवेयर करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती हैं जिसमें ये गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, लाइक द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की राइट्स के बारे में, ड्यूटीज़ के बारे में, एक्सप्लॉयटेशन जो अलग अलग तरीके से उनका होता है और कैसे उनको इस एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सकता है। तो इन सब मुद्दों पर ये लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। दिस कंज्यूमर सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश मंथली। ये जो कंज्यूमर सोसाइटीज़ रहती हैं या फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मंथली भी पब्लिश करती हैं। मंथली का मतलब होता है महीने में एक बार ये न्यूज़पेपर वगैरह या जो भी ऐसी मैगजीन्स वगैरह वो करती हैं। बाई मंथली यानी कि महीने में 2 बार, या फिर मैगजीन्स और पीरियडिकल्स यानी कि एक एक हफ्ते में पीरियड के बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद आने वाली ऐसी ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी कि मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए, जर्नल्स हो गए, ऐसे भी ये भेजते हैं। जैसे कि ग्राहक सुरक्षा नाम से आता है, फिर इनसाइट, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच, ये कुछ ऐसे मंथली न्यूज़पेपर्स के नाम हैं जो कि महीने में एक बार या 2 बार या फिर हफ्ते में एक बार इस प्रकार से पब्लिश किए जाते हैं और इनके द्वारा ये लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन एलिमिनेशन ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर। इस प्रकार से ये कंप्लेंट जो है कंज्यूमर्स की उनको उसका सोल्यूशन ढूंढने भी उनको मदद करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है पीडीएस, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो एसेंशियल कमोडिटीज़ रहती हैं यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी कि खाने पीने का सामान, इन चीज़ों को फिक्स्ड क्वांटिटी में, यानी कि ऐसा नहीं है कि कितना भी बांट दिया जाता है, फिक्स्ड क्वांटिटी में सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया जाता है। किसको? गरीब लोगों को। यानी कि जो एफडीएस जो हमने पीडीएस सुना, जो भी फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था, अपने पिछले चैप्टर के अंदर, फेयर प्राइस शॉप्स जहाँ पर अनाज वगैरह है, चावल दाल वगैरह है, गरीब लोगों को कम दाम पर बांटी जाती है। तो ये सिस्टम भी शुरू किया गया है एट रेगुलर इंटरवल। ये इनको रेगुलर इंटरवल पे यानी कि महीने में 2 बार या महीने में 1 बार दिया जाता है फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर। Thus the poor consumer is saved from the exploitation in the open market। तो इस प्रकार से जो पुअर कंज्यूमर है, जो गरीब कंज्यूमर है, वो एक्सप्लोइटेशन से बचता है। वेयर दे हैव टू परचेज गुड्स एट हाई रेट, वहाँ पर उनको बहुत तेज़ यानी बहुत ज़्यादा दाम पे चीज़ खरीदनी पड़ती हैं और चीज़ जो है वो लो क्वालिटी की होती है और उसका वेट भी शायद कम होता है। तो ऐसे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो जो है इन गरीबों की बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल्स करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स जो हैं, जो मनमानी करते हैं, जो गरीब लोगों का उत्पीड़न करते हैं, उनके ऊपर भी ये लगाम लगाने में मदद करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम सर्टिफाइंग वेट्स एंड मेजर्स एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स। फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट हैज सेट अप many legal institutes which perform the task of checking quality, quantity and purity of products, goods and certifies them। अब सरकार ने कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए, जो हमारे ग्राहक हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, ऐसे सर्टिफाइंग सिस्टम्स किए हैं जिसमें वो इंस्टीट्यूट्स बनाए गए जो कि क्वालिटी को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? चीज़ों की क्वालिटी को चेक करते हैं, क्वांटिटी को चेक करते हैं और उनकी प्योरिटी को चेक करते हैं और उनको सर्टिफाई करते हैं। आप देखते हैं ना, जगह जगह पर छापेमारी होती रहती है समय समय पर। जैसे दिवाली आती है तो मिठाई की दुकानों में छापेमारी होती रहती है, नकली घी का कारोबार है उसको पकड़ा जाता है। तो नकली चीज़ें बनाने की जो ऐसी कवायद है उसको उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, ये लोग उस चीज़ों को सर्टिफाई करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था तो पिछले वीडियो में भी ISI मार्क के बारे में, एग मार्क के बारे में। तो ये मार्क लगाकर ये लोग चीज़ की पुष्टि करते हैं कि चीज़ प्योर है या नहीं। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड ISI। अब ISI जो है इसका फुल फॉर्म देखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट। ये जो है ISI मार्क का जिन भी चीज़ों पे लगा होता है, इसका मतलब ये भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। ये 1947 में शुरू किया गया था क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए और तब से लेकर अब तक सिंस 1986 इट इज़ नोन एज BIS। अब 1986 से इसको BIS मार्क के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द गुड्स दैट मीट द डिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी आर अलाउड टू यूज़ ISI मार्क। अब ये मार्क जो है ISI मार्क जो है ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। ISI मार्क किसी को भी नहीं दिया जाता है, ये उन चीज़ों को दिया जाता है जो सरकार के द्वारा बनाए गए मापदंडों पर, जो भी एक लेवल सेट किया गया था सरकार के द्वारा,
जो भी चीज़ें उस लेवल तक पहुंचती है, उस लेवल को सेटिस्फाई करती हैं, उन चीज़ों को ही ISI मार्क दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता है। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्टिकल्चर और एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिए भी एक मार्क सेट किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एग मार्क। एग स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चरल मार्क है ये, और ये बनाया गया है 1937 के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्ट के अंतर्गत। दिस स्कीम इज रन बाय द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस DMI इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ग्रांट्स परमिशन टू द ट्रेडर्स टू यूज़ एग मार्क। यानी कि ये भारत सरकार, केंद्र सरकार के नीचे ये एग मार्क उनके द्वारा दिया जाता है, और ये खाद्य पदार्थों के लिए दिया जाता है। If the consumer has any doubt regarding the quality of the marks, he can contact the regional office of BIS। अगर किसी कंज्यूमर को इनकी क्वालिटी के बारे में कुछ डाउट है, तो रीजनल ऑफिस जो होता है आपके रीजन के अंदर, इनका ऑफिस रहेगा BIS का, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द मार्क फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इसको एग मार्क कहा जाता है। अभी आप अगर अपने किचन में जाएंगे तो मम्मी के जो ड्रॉर है, जो भी किचन के जो आपका कंपार्टमेंट है, उसके अंदर से अगर आप निकालेंगे किसी भी मसाले का पैकेट और उसको ध्यान से देखेंगे, तो उसके ऊपर आपको ये मार्क ज़रूर ही दिखाई देगा, क्योंकि ये मार्क जो है ये आपको खाद्य पदार्थों के ऊपर देखने को मिलता है। अगर आप ये मार्क देखना चाहते हैं तो आप जाइए अपने किचन के अंदर और तुरंत एक पैकेट उठाइए खाने पीने की किसी चीज़ का, मसाले का, उसके ऊपर, मसाले के पैकेट के ऊपर आपको ये 100% ये मार्क देखने को मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द एग मार्क। नाउ इवन गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर गिवन BIS मार्क। गोल्ड ऑर्नामेंट्स को भी BIS मार्क दिया जाता है, ये उनकी प्योरिटी के हिसाब से दिया जाता है। जैसे कि उनका नंबर होता है 916, विच मीन्स क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज जनरेटेड बाय सर्टेन पैरामीटर। अब गोल्ड के ऊपर भी ये चीज़ें लिखी जाती है, जैसे 916, इसका मतलब होता है इस गोल्ड की प्योरिटी और क्वालिटी इस प्रकार की है। दीज आर BIS मार्क्स। गोल्ड नंबर BIS मार्क दिया जाता है, गोल्ड नंबर दिया जाता है, जैसे कि 912 डिपिक्ट्स 22 कैरेट गोल्ड। 916 का मतलब है 22 कैरेट गोल्ड। हॉलमार्क लोगो भी दिया जाता है गोल्ड के ऊपर, ये बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, विच शोज द ईयर ऑफ हॉलमार्क। इसके ऊपर जो हॉलमार्क है उससे आपको ईयर भी पता लग जाएगा कि ये गोल्ड कौन से साल में बना है। फॉर एग्जांपल जे जो है, इसका मतलब कि ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2008, ये 2008 में बना है। मार्क ऑफ FPO मीन्स फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, इनका यूज़ किया जाता है जैम के ऊपर। आपने देखा होगा, ध्यान से अभी भी जैम निकालिए अपने फ्रिज से और देखिए उसके ऊपर फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनको जब पैक किया जाता है तो उनके ऊपर ये लोगो दिया जाता है FPO का। बाकी और भी लोगो देख रहे हैं, दिस इज़ अ वुल मार्क, जो कि आप वुलन कपड़ों के ऊपर देख सकते हैं, दिस इज़ MPO लोगो, दिस इज़ HACCP सर्टिफाइड लोगो। अब ये क्या है देखते हैं हम लोग आगे। BIS जो है ये टेक्सटाइल को, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड, प्रोडक्ट्स ऑफ रबर, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इन सब को यूज़ करने के लिए ISI मार्क देता है। वुल मार्क का यूज़ किया जाता है वुलन प्रोडक्ट्स के ऊपर और वुलन ड्रेसेस के ऊपर। MPO दैट इज़ मीट प्रोसेसिंग ऑप्टिमाइज़र, ये मीट, मटन जो होता है, इन चीज़ों को ये मार्क दिया जाता है। HACCP दैट इज़ हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये प्रोसेस्ड फूड को, यानी कि जो खाना पैक्ड फूड होता है उसके लिए दिया जाता है। देन इको, इट इज़ गिवन टू सोप, ये जो सिंबल है, ये जो मार्क है, ये दिया जाता है सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैकिंग मटेरियल, कलर केमिकल्स, पावर कोटिंग, बैटरी, कॉस्मेटिक्स, गुड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड, लेदर, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इन सब में ये दिया जाता है। देन ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल, अब इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ही हैं जो काम करती हैं। टू ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, जैसे ISI है इंडिया के लिए, वैसे ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा के अंदर, और इसको बनाया गया था, ये आपको याद रखना है, इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है और 1947 में इसको सेट किया गया था। इसका मेन काम क्या है, सर्टिफिकेशन देना किसी भी चीज़ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। हम भारत के हिसाब से जो स्टैंडर्ड मांगते हैं वो ISI प्रोवाइड करवाता है, लेकिन अगर ISI मार्क वाली कोई चीज़ है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को नहीं पहुंच पाती है, यानी कि उसको मीट नहीं करती है उनकी नीड्स को, उनकी रिक्वायरमेंट्स को, तो उसको ISO मार्क नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट उसको
उनके मापदंडों पे खरा उतरता है तो उसको ISO का दर्जा दिया जाता है। इसकी सीरीज़ रहती है, जैसे कि सीरीज ऑफ ISO 9000 is given to the environment management system by international organization which is certification of ऑफिसर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैविंग हाई क्वालिटी, यानी कि ISO 9000 ऐसी चीज़ों को दिया जाता है जो कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मानी जाती हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कोडेक्स एलिमेट्रियस कमीशन, CAC इसको कहा जाता है, फुल फॉर्म इसका है कोडेक्स एलिमेट्रियस कमीशन। ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप टू सर्टिफाई एडिबल प्रोडक्ट्स। एडिबल प्रोडक्ट्स को सेट करने के लिए इसको सेटअप किया गया है। एडिबल यानी कि खाने पीने की चीज़ों, इंटरनेशनल लेवल पे। इट इज़ एन इंटरनेशनल कमीशन फॉर फूड। इन 1963 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की बात की जाए जो, एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलकर इसको इस्टेब्लिश किया था। ये है CAC। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है, जो कि इटली की कैपिटल है। इसका मेन फंक्शन है स्टैंडर्ड फूड प्रोवाइड करवाना, गाइडलाइंस और कोड ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करवाने में मदद करना जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खरी उतरती हों, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मीट, फिश। अब ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इंपोर्ट किए जाते हैं, इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करना। द जॉब वर्क ऑफ कॉन्टैक्टिंग ISO इज़ डन बाय BIS। ISO से कांटेक्ट करने का काम जो है वो किसका है? BIS का है, भारतीय जो एजेंसी है उसका। वाइल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज कॉन्टैक्ट्स द CAC, जबकि हेल्थ सर्विसेज के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो CAC से कांटेक्ट करते हैं। अब आगे हम देखते हैं हु कैन फाइल अ कंप्लेंट एंड वेयर, कि कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है और कहाँ पर फाइल कर सकता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर देखिए, अब फाइल कौन कर सकता है कंप्लेंट? कंज्यूमर हिमसेल्फ। आप खुद कंप्लेंट कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है वो भी, कंज्यूमर सोसाइटी और कंपनी लॉ और अदर प्रिवेलिंग लॉज, रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर ऑन द मैटर इन विच इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। अब कौन कौन कर सकता है फाइल केस? तो जिनका नाम हमने पढ़ा, कोई भी गवर्नमेंट पर्सनल भी कर सकता है, सरकार भी कर सकती है, इवन आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि आप कंज्यूमर हैं और आपकी जगह पर दूसरा व्यक्ति भी केस कर सकता है जो कि सब कंज्यूमर्स के हित में हो। तो एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली का कोई भी मेंबर भी जाकर ये कर सकता है। यहाँ पर उसकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी मर्जी से केस नहीं कर सकते। जो भी घर का जो मेंबर है वो केस कर सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ द पर्सन ऑफ द फैमिली, यानी कि जिसने वो चीज़ खरीदी है उसके परमिशन के द्वारा ये किया जा सकता है। इफ़ द प्रोड्यूसर और ट्रेडर नीदर फाइंड सोल्यूशन नो शो प्रिपेयर्डनेस टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ ट्रू करेक्ट एंड क्लियर द कंप्लेंट, इन दैट केस कंज्यूमर ऑफ हिज फैमिली मेंबर मे फाइल अ केस इन लोकल डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अगर ट्रेडर यानी कि जो विक्रेता है, सेल करने वाला है, सेलर जो है, अगर वो कंप्लेंट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, ना ही वो कोई आपको सोल्यूशन देता है, तो ऐसे केस में फैमिली का कोई भी मेंबर या फिर वो कंज्यूमर खुद जाकर डिस्ट्रिक्ट फॉरम में, स्टेट फॉरम में या फिर नेशनल फॉरम में केस कर सकता है। दे में कंप्लेन इन सप्लाई कोर्ट ऑल्सो, सप्लाई कोर्ट के अंदर भी केस किया जा सकता है, या फिर ऑफिस ऑफ मेट्रोलॉजी यानी कि साइज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इन ऑफिस के अंदर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर भी, कंज्यूमर सोसाइटी के अंदर भी, या कलेक्टर ऑफिस के अंदर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस का नाम भी दिया गया, आप वहाँ भी जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। द कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट इफ़ द आइटम और सर्विस इज़ फॉल्टी, अगर वो चीज़ फॉल्टी है, डेफिशिएंट है, यानी किसी चीज़ की कमी है उसके अंदर, और इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट और प्रिवेलेंट लॉ, यानी कि जो अग्रीमेंट किया गया था, जो भी उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ आपको नहीं पहुंची है जैसी वो कही गई थी, तो इस केस के अंदर जो कंज्यूमर है वो केस कर सकता है। डेफिशिएंसी इन क्वालिटी, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है उस केस के ऊपर भी, उसके टाइप के ऊपर भी, या प्योरिटी ऑफ गुड्स के बारे में भी, और वेट कम है, इन चीज़ों के बारे में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। अब कंप्लेंट करनी कैसे है? अब विक्टिम में फाइल अ कंप्लेंट इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, इधर टाइप किया हुआ या हैंड रिटन हो, या फिर ईमेल के द्वारा भी आप ये कंप्लेंट कर सकते हो। इफ़ द विक्टिम गोज़ टू द कोर्ट थ्रू लॉयर देन ही नीड्स एफिडेविट, अगर आप लॉयर के थ्रू जाते हो तो एफिडेविट देना पड़ेगा। इस पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए।
राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेंट एंड गिव द रीज़न फॉर कंप्लेनिंग क्लियरली। आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिटेल में बताइए कंप्लेंट को, और क्लियरली अपना कारण बताइए कि आप इसको क्यों दे रहे हैं। एनक्लोज अ कॉपी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस। सपोर्टिव एविडेंस का जो है यानी कि जो भी सबूत है आपके पास या डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें ऐड करिए। नेवर गिव द ओरिजिनल एविडेंस। कभी भी आप ओरिजिनल एविडेंस मत दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब गोलमाल है, सब झोलमाल है। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिए और वो डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए और आपका जो मामला था वो रफा दफा हो गया। तो कभी भी ओरिजिनल मत दीजिए। दूसरा, एनक्लोज बिल। अपना बिल, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये सब चीज़ें दीजिए। अगर पेमेंट चेक के द्वारा दिया गया है देन अटैच काउंटर और गिव डिटेल ऑफ द चेक। तो आप चेक की डिटेल भी उसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद एनक्लोज कॉपी ऑफ कंडीशन मेंशन बाय सेलर। जो सेलर ने आपको जिस कंडीशन में वो चीज़ बेची थी उसकी कॉपी भी बताइए। कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि अगर उसने एडवर्टाइजमेंट में कुछ दिखाया था और वो चीज़ आपको रेगुलर में नहीं दी तो आप वो एडवर्टाइजमेंट की कॉपी भी दे सकते हैं। पैम्पलेट है, कोई प्रोस्पेक्टस है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। कंप्लेंट में भी लॉज इन एनी कंज्यूमर फॉरम। आप किसी भी कंज्यूमर फॉरम में कंप्लेंट ऐड कर सकते हैं बाय सबमिटिंग अप्रोप्रिएट फ़ी। थोड़ी सी फ़ी होती है, वो फ़ी सबमिट करके आप वो फ़ी पे करके आप अपनी कंप्लेंट जो है कहीं भी फाइल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, कंज्यूमर में लॉज ए कंप्लेंट विद इन 2 years ऑफ emergence ऑफ द रीजन। 2 साल के अंदर अंदर आप ये कर सकते हैं। एनी कंज्यूमर में कॉल ऑन गुजरात स्टेट हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर। ये जो आप नंबर देख रहे हैं गुजरात स्टेट का हेल्पलाइन नंबर है टोल फ्री, या फिर नेशनल लेवल हेल्पलाइन नंबर जो कि ये दिया गया है, इन पे भी कॉल करके आप अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं, वहाँ पर लिखा सकते हैं। एज वेल एज फॉर स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉ एंड गाइडेंस। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी आपको इन नंबर्स पे आसानी से मिलेगा। तो ये जो है ये हमारे अधिकारों के बारे में है, कंज्यूमर राइट्स के बारे में है। आप सब कंज्यूमर्स हैं और हम लोग जो हैं, हम लोग जब चीज़ों के लिए पैसा पे करते हैं तो ये सेलर्स की, विक्रेताओं की ड्यूटी बनती है कि वो अच्छी चीज़ें हमको प्रोवाइड करवाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दिस इज़ अ क्राइम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा हमारी राइट्स के बारे में कि किस प्रकार से हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। ऑल्दो इसमें थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी इसके लिए सब आपको जो कंपनसेशन है वो प्रॉपर दिया जाएगा इन कोर्ट्स के द्वारा। और यहाँ पर जो भी अथॉरिटीज़ बैठते हैं ये लोग हमारे लिए बैठे हैं और ये हमें अच्छे से जो भी न्याय है वो देते हैं। तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करें तो आपको कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो रिगार्डिंग कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से ख़रीदते हैं और वो चीज़ अच्छी नहीं निकलती है तो बी फ्री टू गो टू दैट सेलर एंड उसको बोलिए कि भाई ये चीज़ ऐसी है और आपने ऐसा कहा था, नहीं मिला ऐसा। तो ऐसे केस में उसको बोलिए कि मैं कोर्ट में केस करूँगा। तो यू कैन ईजिली फाइल। आपके सामने 2 हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए और आपको वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कंज्यूमर फॉरम्स आर ओपन। आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर उसके आगे आप स्टेट फॉरम या फिर नेशनल फॉरम में भी आप जा सकते हैं। तो होप यू एंजॉयड। आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। And not only subscription, you can also press the bell icon so that the upcoming videos can be notified to you via messages and all. So मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। Till then, goodbye. Have a nice day. Thanks for watching.